पड़ोसी के पेड़ से ताजा आम चुराकर खाने वाला ससुराल। गर्मियों की तपती दोपहर है। गांव के बाहरी इलाके में एक घना आम का बगीचा है जहां पेड़ों पर रसीले आम लटक रहे हैं। 3 लड़कियां दबे पांव बगीचे में घुस जाती हैं। इसमें सबसे आगे आराधना है। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ती है और कुछ बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकती है। तभी रीना कहती है, अरे आराधना, जल्दी कर यार, अगर यहाँ का मालिक आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरी तो धड़कनें तेज हो रही हैं। हाँ आराधना, रीना से कह रही है, सुना है यहाँ का मालिक बहुत गुस्सैल है। पिछले हफ्ते ही उसने किसी को डंडे से पीटा था। अब चल यहाँ से। अरे तुम दोनों इतनी डरपोक क्यों हो? अभी तो मैंने सिर्फ 4 आम तोड़े हैं, कम से कम 10 तो होने दो। आने दो मालिक को, देख लेंगे उसे भी। तुम बस नीचे झोला तैयार रखो। ऐसा कहकर आराधना और आम तोड़ती है, फिर नीचे उतरती है और तीनों वहीं पेड़ की छांव में बैठकर आम चूसने लगती हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है। बगीचे का मालिक हाथ में मोटा डंडा लिए वहां आ धमकता है। रीना और पूजा थर थर कांपने लगती हैं, लेकिन आराधना शांत भाव से आम खाती रहती है। रामलाल कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से आम चुराने की? तुम तीनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। सारा बगीचा उजाड़ रखा है तुम जैसों ने। अंकल वो हम। अरे अंकल, आप तो हम पर ही बरस पड़े। हम चोर नहीं हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद कर रहे थे। आपको तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए। मदद? अरे तुम मेरे आम खा रही हो और कह रही हो मदद कर रही हो? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है अंकल। अभी 10 मिनट पहले यहाँ 2 असली चोर आए थे। वो झोला भरकर आम तोड़ रहे थे। हमने शोर मचाया और उन्हें यहाँ से भगाया। वो डर के मारे भाग गए और ये कुछ आम जो जमीन पर गिरे हुए थे हम वही खा रहे ताकि बर्बाद ना हो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कभी छुप कर देख लेना, यहाँ रोज चोरी होती है। अच्छा, तो वो चोर भाग गए? बेटा तुम सच कह रही हो? हैं? आजकल जमाना ही ऐसा है। ठीक है बेटा, तुम लोग खा लो ये गिरे हुए आम। मुझे खुशी है कि तुम जैसे नेक बच्चे भी हैं। मालिक वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। जैसे वो ओझल होता है, आराधना जोर से हंसने लगती है। तब रीना कहती है, मान गए भाई आराधना, तू तो वाकई कमाल है। हम तो डर के मारे भागने वाले थे, पर तूने तो उसे बेवकूफ बना दिया। देखा मेरा दिमाग? भागने से क्या मिलता, आम भी छूट जाते और बदनामी भी होती। अब आराम से खाओ। मुझे पता था कि उसे कैसे हैंडल करना है। आगे की प्लानिंग हमेशा तैयार रहनी चाहिए। तू तो वाकई शातिर चोर है आराधना। गाँव में तेरे चर्चे यूं ही नहीं होते। आम खाने के बाद शाम के समय आराधना अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ सरला नाराज होकर उससे कहती है, आ गई महारानी। दिन भर धूप में घूमकर काली होती रहती है। कहाँ घूम रही थी इतनी दोपहर में? जरूर कहीं ना कहीं आम चोरी कर रही होगी। अरे माँ, अब आम का सीजन है और आपको तो पता है ना मुझे आम कितने पसंद है। थोड़े से खा लिए तो क्या गुनाह कर दिया? तुझे समझ में नहीं आता? अब तेरे ससुराल जाने का समय आ गया है। अगले हफ्ते रिश्ता देखने आ रहे हैं लोग और तू अभी भी बच्चों की तरह आम चुराती फिर रही है। तभी आराधना के पिता रामदीन कहते हैं, सरला छोड़ो ये सब। बेटा आराधना, बात सुनो। मेरा पुराना दोस्त है, उसका बेटा राहुल शहर में अच्छी नौकरी करता है। वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। शहर के लोग बड़े सलीके वाले होते हैं। यहाँ ये आम चोरी और बदमाशी नहीं चलती। थोड़ा सुधर जाओ अब। ठीक है पापा, देख लेंगे उन्हें भी। शहर के हैं तो क्या हुआ, आम तो वो भी खाते ही होंगे। कुछ दिनों बाद राहुल और उसके घरवाली कमला और विश्वनाथ आराधना को देखने आते हैं। बातचीत होती है और आराधना सभी को अच्छी लगती है। इस तरह राहुल और आराधना की शादी पक्की हो जाती है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और आराधना दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी होती हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन आराधना सुबह उठती है और तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो क्या क्या बनाना है? बेटा तुम जो चाहो बना लो, खीर पूरी और 2-4 सब्जियां बना लो। वो तो ठीक है माँ जी, पर आम का क्या? आम के बिना तो खाने में मजा ही नहीं आएगा। घर में आम नहीं है क्या? आम? बेटा अभी तो बाजार से नहीं मंगाया और फिर आम की क्या जरूरत है पहली रसोई में? माँ जी, आम के बिना तो सब अधूरा लगता है। धत, शहर में आकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई। गाँव होता तो अब तक पड़ोस के पेड़ से 4 आम तोड़ लाई होती। अब क्या करूँ? अच्छा ठीक है बहू। सेजल बेटा, जरा बाजार जाकर ताजा आम ले आ। अपनी माँ के कहने पर सेजल बाजार जाती है और थोड़ी देर बाद आम लेकर आती है और आराधना को दे देती है। आराधना उन आमों को लेकर रसोई में जाती है और फिर आम सूंघती है और फिर एक टुकड़ा काटकर चखते हुए कहती है, ये क्या? ये तो बासी आम है। इसमें वो बात नहीं है। ताजे आम की जो खुशबू पेड़ों से चुरा कर खाने में आती है, वो इन बाजारू आमों में कहाँ। जैसे तैसे आराधना खाना तैयार करती है और सबको खिलाती है। सब खाने की तारीफ करते हैं। अंत में वो सभी को आम पन्ना परोसती है। आम पन्ना पीकर राहुल कहता है, खाना तो बहुत बढ़िया है आराधना, पर ये आम पन्ना थोड़ा फीका नहीं लग रहा? हाँ बेटा, आम पन्ना में वो बात नहीं आई जो आमतौर पर होती है। वो क्या है ना पापा जी, ये आम ताजे नहीं थे।
ताजा आम हो तो पन्ना भी लाजवाब बनता है और असली स्वाद तो चुराए हुए आमों से आता है ना। क्या कहा बेटा? मेरा मतलब था जो पेड़ों से सीधे ताजे ताजे तोड़े जाते हैं ना, उनसे। ये तो बासी थे, इसीलिए मजा नहीं आया। भाभी आप तो बड़ी परखी हैं आमों की। सेजल की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन दोपहर के समय आराधना बालकनी में खड़ी होकर सामने का नजारा देख रही है। उसे अपने दाहिनी तरफ एक घर दिखता है जिसके आंगन में पके हुए आमों का पेड़ है और बाईं तरफ एक घर है जहां कच्चे आम लटक रहे हैं। ये देखकर आराधना खुश हो जाती है और कहती है, वाह क्या नजारा, एक तरफ रसीले पके आम और दूसरी तरफ चटपटे कच्चे आम। काश मैं इनको चुरा पाती। अगर गांव होता तो अब तक मैं पेड़ पर होती, पर यहाँ ससुराल वाले सोचेंगे बहुत चोर है। माँ ने भी समझाया था कि चोरी मत करना, पर ये आम, हाय ये मुझे बुला रहे हैं। मेरी चोरी करने के दिन क्या वाकई चले गए? आराधना ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि दो छोटे बच्चे आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे हैं। एक दो पत्थर मारने के बाद एक बड़ा आम नीचे गिरता है। इधर आराधना खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मार मार, एक और मार, तोड़ ले बेटा। तभी खिड़की से श्रीमती खन्ना की आवाज आती है, भागो यहाँ से बदतमीज बच्चों, रोज मेरे आम तोड़ने आ जाते हो। रुक जाओ, अभी तुम्हारे माँ बाप से कहती हूँ। श्रीमती खन्ना के चिल्लाने पर बच्चे भाग जाते हैं। ये देखकर आराधना मन ही मन सोचती है, अरे रे, ये आम के मालिक लोग भी कितने खड़ूस होते हैं, बेचारे बच्चों को आम खाने ही नहीं दिया। ये सोचते हुए आराधना अंदर आ जाती है। वो हॉल में जाती है और किचन में भी देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो वो मन ही मन में सोचती है, अरे कहाँ चले गए सभी लोग, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा सोचते हुए वो पहले हॉल में देखती है, फिर किचन में देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब वो सेजल के कमरे में झांकती है। उसे फुसफुसाने की आवाज आती है। वो वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुनने लगती है, देखो जी, वो मिसेस खन्ना के पेड़ के आम तो एकदम पक गए हैं, कब से मेरी नजर उन पर है, पर वो बुढ़िया तो 24 घंटे खिड़की पर बैठी रहती है। हाँ कमला, मैंने भी देखा। एक बार हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। ऐसा करते हैं, दोपहर में जब वो सोती है तब मैं डंडा लेकर पीछे से जाऊंगा और जल्दी जल्दी आम गिरा दूंगा। तुम और सेजल समेट कर भाग जाना। हाँ पापा, ये सही रहेगा। पर पापा झोला कौन पकड़ेगा? मैं झोला लेकर खड़ा रहूंगा। मम्मी आप जल्दी जल्दी उसमें डालना, वो बुढ़िया बहुत जल्दी जाग जाती है। आराधना ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो झट से अंदर दाखिल होती है और कहती है, ये आपका प्लान एकदम फेल है। सब चौंक कर आराधना की तरफ देखते हैं। विश्वनाथ तो डर के मारे सोफे से गिरते गिरते बचते हैं। बहू तुम यहाँ? वो हम तो बस मजाक कर रहे थे। माँ जी मजाक मत कीजिए, मैंने सब सुन लिया है। आप लोग श्रीमती खन्ना के आम चुराने की प्लानिंग कर रहे थे ना। मुझे क्या पता था कि मेरा ससुराल भी मेरी तरह ही आम चोर है। मैं भी अपने गांव में बहुत आम चोरी करती थी, मुझे तो इसमें बड़ा मजा आता है। अरे तुम भी हमारी तरह आम चोर निकली। भगवान का शुक्र है, हमें तो लगा था कि नई बहू के सामने ये सब करेंगे तो वो क्या सोचेगी। बेटा फिर तुम ही बताओ, हमारा प्लान फेल क्यों है? ससुर जी आप डंडे से मारेंगे तो आवाज होगी, श्रीमती खन्ना फौरन जाग जाएंगी और झोले में भरने का समय तो वो देंगी ही नहीं। मेरा प्लान सुनिए। हाँ बेटा बताओ अपना मास्टर प्लान। माँ जी आप अपनी कोई फटी पुरानी साड़ी पहन लीजिए और सिर पर पल्लू ओढ़ लीजिए। आप श्रीमती खन्ना के घर जाइए और बोलिए कि आप बहुत गरीब हैं और आपको बहुत भूख लगी है। उनकी रसोई पीछे की तरफ है। जैसे ही वो आपको खाना देने अंदर जाएंगी, मैं दीवार फांद कर सीधे पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। मैं डंडे का इस्तेमाल नहीं करूंगी, हाथ से आम तोड़कर सीधे नीचे ससुर जी को दूंगी। जैसे ही मैं कूदूंगी, आप वहाँ से खाना लेकर भाग आना। उसके बाद हम सभी लोग भी आम लेकर भाग जाएंगे। वाह बहू क्या दिमाग पाया, चलो अभी ट्राई करते हैं। कमला एक पुरानी साड़ी पहनकर भिखारी जैसा रूप बना लेती है। सब श्रीमती खन्ना के घर के पास पहुंचते हैं। उसके बाद कमला मिसेस खन्ना के दरवाजे पर पहुंचती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी जरा थोड़ा खाना दे दो, बड़ी भूख लगी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कमला की आवाज सुनकर मिसेस खन्ना बाहर आती हैं और कहती हैं, कौन हो तुम? पहचान ही नहीं लग रही। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ माँ जी, बस थोड़ा खाना दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दे रही हैं कि मैं जाऊं? अरे इतनी चिढ़ क्यों रही हो, लाती हूँ रुको। जैसे ही श्रीमती खन्ना रसोई की ओर मुड़ती है, आराधना फुर्ती से कंपाउंड की दीवार पर चढ़ती है और सीधे आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। वो बिजली की गति से आम तोड़ती है और नीचे खड़े विश्वनाथ के झोले में फेंकती है और धीरे से कहती है, ससुर जी ये लीजिए एक और, जल्दी पकड़िए, झोला भर के आया, मैं कूद रही हूँ। आराधना जैसे ही नीचे कूदती है, धप की आवाज आती है। इधर मिसेस खन्ना जो भिखारिन को खाना दे रही थी, वो दौड़ते हुए आम के पेड़ के पास आती हैं और कहती हैं, कौन है? आम के पेड़ से कौन कूदा? अरे बाप रे, वो आ गई, भागो। हड़बड़ाहट में विश्वनाथ आमों से भरा झोला वहीं छोड़ देता है और भागने लगता है। तभी आगे जाकर थोड़ा आगे पहुंच गई आराधना पलट कर आते हुए कहती है,
हे भगवान ससुर जी, आपने तो सारी मेहनत खराब कर दी, झोला तो उठा लेते। रुको तुम चोरों, मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ। श्रीमती खन्ना सीढ़ियों से उतरने लगती हैं। आराधना अपनी फुर्ती दिखाती है, वो वापस दौड़कर जाती है, झोला उठाती है और बिजली की तरह गायब हो जाती है। सभी भागते हुए घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सभी सोफे पर बैठते हैं और जोर जोर से हाँफने लगते हैं। तब विश्वनाथ कहता है, अरे भाई, बाल बाल बचे भाई, बहू तुमने तो आखिरी वक्त पर कमाल कर दिया। अगर तुम झोला नहीं उठाती तो आज तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। और मेरा नाटक देखा, उसने तो मुझे पहचाना तक नहीं। हाँ माँ जी, मजा आ गया। आज इन आमों का आम पन्ना बनाऊंगी, ताजे आम है, अब देखना स्वाद। ऐसा कहकर आराधना आम का झोला उठाती है और किचन में जाती है। पीछे से सेजल भी आराधना की मदद करने के लिए जाती है। आराधना आम को धोती है और सूंघते हुए सेजल से कहती है, देख रही हो सेजल, ताजा तोड़े हुए आमों की कितनी अच्छी खुशबू होती है। बाजार के आमों में ये खुशबू नहीं मिलती और ना ही ऐसा स्वाद होता है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, आज तो आम की डिश खाने का मजा ही आ जाएगा। उसके बाद आराधना कच्चे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। फिर उन्हें उबालने के बाद वो मिक्सर में डालकर शक्कर, पुदीना, हरी धनिया के साथ पीस लेती है। उसके बाद उन्हें छानकर बर्फ मिलाती है और आम पन्ने की गिलास की ट्रे में रखकर सेजल से कहती है, चलो सेजल, बाहर बैठकर सबके साथ आम पन्ना पियेंगे। हाँ भाभी, पर थोड़े आम बच गए हैं, उनका क्या करेंगे? इनकी मीठी खटाई बनाएंगे, 4-5 दिन आराम से चलेंगी। इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। आम को काट कर घी में तलो, फिर उसमें गुड़ और थोड़े मेवे डाल दो, बस पकाकर डिब्बे में भर दो। पर वो बाद में, पहले अभी आम पन्ना पियेंगे। ऐसा कहकर आराधना सेजल के साथ हॉल में जाती है और सभी लोगों के साथ बैठकर आम पन्ना पीती है। आम पन्ना पीकर विश्वनाथ कहता है, वाह बहू, क्या स्वाद है। आज मान गया कि ताजे आमों की बात ही कुछ और होती है। पर बहू, अब वहाँ दोबारा जाना खतरे से खाली नहीं है। वो बुढ़िया अब चश्मा लगाकर पहरा देगी। माँ जी, श्रीमती खन्ना का चैप्टर तो अभी क्लोज मानिए। वो अब खिड़की में ही बैठी रहेंगी, खाना भी वहीं खाएंगे। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो बाईं तरफ वाला बंगला जहाँ वो खूंखार कुत्ता रहता है। वहाँ के आम तो और भी बड़े हैं। भाभी, वहाँ तो जाना मौत को दावत देना है। वो कुत्ता किसी को छोड़ता नहीं है और वहाँ के मालिक तो सीधे पुलिस को फोन करते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। कुत्ता है तो क्या हुआ, कुत्ते का भी कमजोर पॉइंट होता है। राहुल, हमें बाजार से सबसे अच्छे डॉगी बिस्किट लाने होंगे। बिस्किट? तुम कुत्ते को रिश्वत दोगी? हाँ, और उन बिस्किट में हम थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिलाएंगे। ज्यादा नहीं, बस इतनी कि वो थोड़ी देर के लिए सुस्त हो जाए। जब तक वो बिस्किट के मजे लेगा, हम अपना काम तमाम कर देंगे। ससुर जी, इस बार आपको पेड़ पर चढ़ना होगा, क्योंकि मेरे हाथ अभी दीवार फांदने में थोड़ा छिल गया है। अरे मैं पेड़ पर? बहू, मेरी उम्र देखो, अगर मैं नीचे गिरा तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। अरे ससुर जी, आप तो शेर हैं। बचपन में क्या आप पेड़ पर नहीं चढ़ते थे? मैं नीचे से झोला पकड़ा दूंगी, राहुल पहरा देगा और सेजल दूर खड़ी होकर देखेगी कि कोई आ तो नहीं रहा। माँ जी, आप बस रोटी तैयार रखना, अगर बिस्किट से काम नहीं चला तो रोटी फेंकेंगे। इस तरह अगले दिन की प्लानिंग पूरी हो जाती है। अगले दिन दोपहर का सन्नाटा छाते ही चारों मिशन मैंगो पर निकल पड़ते हैं। आराधना के हाथ में बिस्किट का पैकेट है। जैसे वो बंगले के पास पहुंचते हैं, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तब आराधना उसके पास जाती है और प्यार से कहती है, आजा आजा शेरो, देख तेरे लिए क्या लाई हूँ, चिकन फ्लेवर बिस्किट खाएगा? कुत्ता पहले तो गुर्राता है, फिर जैसे ही आराधना एक बिस्किट फेंकती है, वो उसे सूंघता है और गप से खा लेता है। उसकी दुम हिलने लगती है। ये देखकर आराधना अपने आप से कहती है, चलो, इसको तो बेवकूफ बना दिया। ससुर जी, जल्दी, अब आपकी बारी है। अब विश्वनाथ आम के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, फिर पेड़ पर चढ़ते हुए कहते हैं, हे भगवान, लाज रखना, अगर आज गिर गया तो कमला मेरी 13वीं पर आम का पन्ना ही पिलाएगी। विश्वनाथ जैसे तैसे हाँफते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। राहुल नीचे खड़ा होकर इधर उधर देख रहा है। आराधना कुत्ते को एक के बाद एक बिस्किट खिला रही है। वो बिस्किट खिलाते हुए अपने आप से कहती है, अरे ये कुत्ता तो बहुत बड़ा भुक्कड़ है, पैकेट खत्म होने वाला है। ससुर जी अभी तक पहली टहनी पर ही लटके हैं। तभी सेजल कहती है, भाभी जल्दी करो, मुझे लग रहा है अंदर से कोई आ रहा है। बहू, झोला पकड़ो, मैं आम गिरा रहा हूँ। तभी अचानक बिस्किट का पैकेट खाली हो जाता है। कुत्ता आराधना की तरफ देखता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो फिर से जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी बंगले की लाइट जल जाती है। विश्वनाथ कहता है, अरे बाप रे, कुत्ता फिर से शुरू हो गया, मैं नीचे कैसे आऊं? पापा कूद जाइए, मालिक बाहर आ रहा है। उधर बंगले की मालकिन अनीता अपने आम के पेड़ के पास शोर सुनकर बंगले के अंदर से बाहर देखते हुए कहती है, कौन है वहाँ? शेरू, किसे पकड़ लिया तुमने? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मेरा चश्मा कहाँ है? अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। इधर आराधना कुत्ते को आखिरी बिस्किट खिलाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी रोटी लाइए, रोटी। तभी कमला दौड़कर आती है और ताजा रोटियां कुत्ते की तरफ फेंकती है। कुत्ता रोटियों में उलझ जाता है। आराधना फुर्ती से पेड़ के पास जाती है और कहती है, ससुर जी मेरे कंधों पर पैर रखिए और नीचे उतरिए जल्दी।
विश्वनाथ जैसे तैसे नीचे उतरता है। राहुल ने पहले ही कुछ आम समेट लिए थे। चारों वहां से सरपट भागते हैं। पीछे से मालकिन चिल्लाती रहती हैं कि उसका चश्मा कहाँ है। घर पहुंचकर सब सोफे पर गिर जाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर विश्वनाथ कहता है, अरे आज तो यमराज के दर्शन हो गए। वो कुत्ता अगर मेरी टांग पकड़ लेता तो मेरा क्या होता। पर आपने देखा वो मालकिन अपना चश्मा ढूंढ रही थी और हम यहाँ आम लेकर चप्पा हो गए। बहू तू तो वाकई बड़ी लीडर है। आज की जीत बहुत बड़ी है। अब हम बनाएंगे आम की पुडिंग और आम का शेक। सेजल, तुमने कहा था ना तुम्हारी सहेली ने पुडिंग बनाई थी, तो आज तुम बनाओगी। हाँ भाभी, चलिए मेरी मदद कीजिए, अभी बन जाएगी पुडिंग और आम का शेक। ऐसा कहकर सेजल आराधना के साथ रसोई में जाती है। सबसे पहले वो आम के पल्प निकाल कर कस्टर्ड पाउडर में मिक्स करके उसमें शक्कर और मिल्क पाउडर मिलाकर उसे पकाती है और फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती है। फिर उसके बाद वो जूसर में आम, शक्कर, थोड़े मेवे डालकर मैंगो शेक तैयार कर लेती है। थोड़ी देर बाद मैंगो पुडिंग और मैंगो तैयार हो जाते हैं। आराधना और सेजल मिलकर उसे हॉल में लेकर आती हैं और सभी लोग मिलकर उसे पीते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीत आते हैं, एक दिन कमला आराधना से कहती है, अरे आराधना, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई, चलो हम दोनों सब्जी ले आते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए चलते हैं। ऐसा कहकर आराधना कमला के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वो लोग बाजार जाकर अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती हैं। फिर वापस आते समय कमला और आराधना को 3 पड़ोसने आपस में बात करती हुई मिलती हैं। आराधना और कमला चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती हैं। बहन क्या बताऊं, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। कोई रोज रात को या दोपहर में आम साफ कर जाता है। मेरी तो पूछो ही मत, वो भिखारी बनकर आई थी और मेरे पेड़ से आधे आम ले गई। मुझे तो लगता है कि हमारे मोहल्ले के ही लोग चोरी कर रहे हैं। हाँ चाची, सही कह रही हो, इन आम चोरों ने तो परेशान कर रखा है। मैं तो कहती हूँ अगर हमें अपने आम बचाने हैं तो अपने आम के पेड़ पर अलार्म लगा लेना चाहिए। फिर जैसे ही कोई आम के पेड़ को छुएगा, अलार्म बज जाएगा और हमें पता चल जाएगा। सारी बातें सुनकर कमला और आराधना दोनों घर वापस आ जाती हैं। दोनों रसोई में जाती हैं। आराधना सब्जी को फ्रिज में जमाने लगती हैं। तब कमला कहती है, बहू अब तो आम के पेड़ों पर अलार्म लग जाएंगे, अब हम चोरी कैसे करेंगे? अब तो पकड़े जाने का पूरा चांस है। माँ जी, जब तक रिस्क नहीं तब तक मजा नहीं। आप चलिए मेरे साथ, राहुल से बात करते हैं। आराधना कमला के साथ हॉल में आती है जहाँ राहुल, विश्वनाथ और सेजल बैठे टीवी देख रहे थे। आराधना उन तीनों से कहती है, अरे ये आप लोग क्या टीवी देख रहे हो? कुछ तो बताओ कि अब आम कहाँ से चोरी करने हैं। वैसे राहुल, कल तुम मुझे उस खड़ूस बुढ़िया के बारे में बता रहे थे। हाँ आराधना, उस बुढ़िया के बाग में ढेर सारे आम लगे हैं और सुना है वहाँ के आम बड़े ही मीठे हैं। भाभी वो बाग, वहाँ तो 2-2 दरबान पहरा देते हैं और वो बुढ़िया तो डंडा लेकर खुद घूमती है। वहाँ से तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरबान है तो क्या हुआ, इंसान ही तो है। और खड़ूस बुढ़िया को तो मैं चुटकियों में संभाल लूंगी। इस बार हमें बिना किसी प्लान के जाना होगा, रैंडम अटैक। बिना प्लान के? ये तो सुसाइड है बहू। अरे ससुर जी, भरोसा रखिए अपनी बहू पर। बस अब आप सब तैयार रहिए, कल सुबह हम सब पिकनिक के बहाने वहाँ जाएंगे। सभी लोग आराधना की बात से सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार पैदल ही बाग की ओर निकलता है। रास्ते में माधवी मिलती है। माधवी उन्हें देखकर कहती है, अरे विश्वनाथ जी, सब परिवार कहाँ की तैयारी है? अरे वो बस जरा शहर के बाहर घूमने जा रहे थे, बच्चों का मन था। हाँ आंटी, जरा ताजी हवा खाने जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो लोग निकल जाते हैं। तब माधवी कामिनी से कहती है, कामिनी बहन, इन लोगों का कुछ समझ नहीं आता। जहाँ आम के पेड़ होते हैं वहाँ ये लोग जरूर दिखाई देते हैं। कभी कभी तो लगता है कि शायद यही लोग चोर हैं। सच कह रही हो बहन, लेकिन ये पकड़े भी तो नहीं जाते। इधर आराधना अपने ससुराल वालों के साथ उस बुढ़िया के आम के बाग के किनारे पहुंचती है। सभी लोग दूर से ही बाग को देखते हैं। फिर आराधना कहती है, देखिए कितने सारे आम हैं, कच्चे पक्के हर तरह के। ये आम खाकर तो सचमुच मजा ही आ जाएगा। लेकिन वो देखो, आगे 2 दरबान खड़े हैं। ऐसा करते हैं, हम पीछे से दीवार कूदेंगे। बेटा, मैं ये दीवार कैसे कूदूंगी? मेरा घुटना जवाब दे जाएगा। माँ जी, मेरा हाथ पकड़कर बस एक छलांग और आप अंदर। अब सभी लोग पीछे की दीवार कूद के बाग में पहुंच जाते हैं और आराधना कमला को दीवार पार कराती है। पूरा परिवार बाग के अंदर पहुंच जाता है। तभी आराधना पेड़ पर चढ़ जाती है और कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकती है, जो उसके परिवार वाले खाते हैं, और खुद भी वो पेड़ पर बैठकर आम खाने लगती है। तभी विश्वनाथ आराधना से कहता है, बहू क्या कर रही हो? पहले तोड़ के झोले में भरो और घर चलो, वरना पकड़े जाएंगे। अरे ससुर जी, भागना तो है ही, पर पहले चख तो लो। इतने मीठे आम मैंने आज तक नहीं खाए, आप सब भी खाइए। आराधना के ऐसा कहते ही पूरा परिवार डर भूलकर वहां बैठकर आम खाने लगता है। तभी दूर से एक कड़कती हुई आवाज आती है, कौन है वहाँ? मेरी बाग में घुसकर दावत उड़ा रहे हो? रुको, मैं आती हूँ। अरे मेरे दरबान कहाँ मर गए? पकड़ो इन चोरों को। बुढ़िया को देखकर आराधना पेड़ से कूद जाती है और सभी से कहती है, भागो भागो सब।
सब दीवार की तरफ भागते हैं। विश्वनाथ और राहुल कूद जाते हैं। सेजल भी निकल जाती है, लेकिन कमला की साड़ी दीवार के कांटों में फंस जाती है। कमला कहती है, बेटा मैं फंस गई, बुढ़िया डंडा लेकर आ रही है, मुझे छोड़कर भाग जाओ तुम लोग। ऐसे कैसे छोड़ दे माँ जी? रुकिए बूढ़ी अम्मा, हम चोर नहीं हैं। और चोर नहीं हो तो क्या मेरे मेहमान हो? डंडा मारूंगी तो सब सच उगल दोगी। आराधना तेजी से कमला की साड़ी छुड़ाती है और उन्हें धक्का देकर दीवार के उस पार गिराती है, लेकिन इस चक्कर में उनका झोला जिसमें बहुत उन्होंने आम भरे थे वहीं छूट जाता है। ये देखकर आराधना सभी के साथ भागते हुए कहती है, हाय मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, आम वहीं रह गए। पीछे से बुढ़िया अपने दरबानों पर चिल्लाती है, तुम लोगों को किस बात की तनख्वाह देती हूँ? वो पीछे से कूद कर आए और तुम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हो। आज के बाद एक आगे खड़ा रहेगा और एक पीछे। चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। इधर ये सभी लोग भागकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर सब बहुत उदास हैं। तभी विश्वनाथ कहता है, पूरा मजा किरकिरा हो गया। आज तो इतने अच्छे आम थे पर सब वहीं छूट गए। अब तो वहां जाना नामुमकिन है। आराधना छोड़ो ना, अब हम बाजार से खरीद लेंगे। बाजार से? राहुल तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान लूंगी? उस बुढ़िया ने मेरे ससुर जी को डराया और मेरी माँ जी की साड़ी फड़वाई। अब तो मैं वहां दोबारा जाऊंगी और इस बार दुगने आम लाऊंगी। पर कैसे बेटा, अब तो पहरा सख्त है। इस बार हम मनी अट्रैक्शन प्लान यूज करेंगे। राहुल तुम्हारे पास 2 500 के नोट हैं? 500 के नोट? क्यों? ससुर जी सुनिए, आप गेट पर जाएंगे और बोलेंगे कि आपके 500 के नोट कहीं गिर गए हैं। दरबान लालची होते हैं, वे नोट ढूंढने लगेंगे। उसी बीच हम पीछे से घुसेंगे। आराधना के कहने पर सारा प्लान तैयार होता है। अगले दिन वो और भी सावधानी से बाग पहुंचते हैं। राहुल और आराधना एक तरफ से जाते हैं और चुपके से रास्ते में 500 का नोट गिरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी नोट देखकर एक दरबान कहता है, अरे ये किसका नोट गिरा है? 500 का है। अरे ये मेरा है, मैंने अभी जेब में रखा था। दोनों दरबान नोट के चक्कर में झगड़ने लगते हैं। विश्वनाथ जी भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे ओ भाई साहब, मेरा 500 का नोट यहाँ गिरा था, आपने देखा है क्या? ये आपका नहीं है, ये मेरा है। जब तक वो झगड़ा कर रहे हैं, आराधना, कमला और सेजल बाग के पिछले हिस्से से अंदर घुस जाते हैं। वो खटाखट आम तोड़ते हैं और झोले भर लेते हैं। फिर आराधना राहुल से कहती है, राहुल ससुर जी को फोन लगाओ, बोलो कि मिशन कामयाब, अब वो वहां से निकले। राहुल विश्वनाथ को फोन लगाकर वहां से हटाने के लिए कह देता है। जैसे विश्वनाथ वहां से हटते हैं, खड़ूस बुढ़िया की एंट्री होती है और वो अपने दरबानों को चिल्लाती है, क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो, देखो वहाँ आम चोरी हो रहे हैं। तब तक आराधना और बाकी सब आम के झोले लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। घर पहुंचकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आराधना खुश होते हुए कहती है, आज तो अचार बनेगा, सालों साल चलने वाला आम का अचार, और साथ में फिर से आम पन्ना। बाहू तू तो वाकई मैंगो क्वीन है। घर में इस वक्त आमों का अंबार लगा है। खड़ूस बुढ़िया के बाग से चुराए गए रसीले आमों की खुशबू पूरे घर में महक रही है। आराधना और कमला रसोई में जुटी हुई है, जबकि विश्वनाथ जी और राहुल हॉल में बैठकर अपनी विजय के किस्से सुना रहे हैं। सेजल भी मोबाइल पर उन आमों की तस्वीरें खींच रही है। अगले दिन आराधना और कमला आम की चटनी बनाने के लिए बाजार पुदीना और धनिया लेने जाती हैं। तभी वो देखती है कि पड़ोस की 3 औरतें बाजार के मोड़ पर खड़ी होकर गपशप कर रही हैं। माधवी कहती है, अरे शोभा बहन, आपने देखा विश्वनाथ जी की बहू जब से आई है, मोहल्ले के पेड़ों से आम ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग। मुझे तो पूरा शक है ये सब उसी का काम है। शक कैसा? मैंने अपनी आंखों से एक भिखारिन को देखा था जिसकी कद काठी बिल्कुल कमला जैसी थी, और वो बहू तो बंदरिया की तरह पेड़ पर चढ़ती है। हमें कुछ बड़ा करना होगा, अब सिर्फ अलार्म से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है वो खड़ूस बुढ़िया वाले बाग में भी हाथ मारा आई है। वो बुढ़िया तो पागल हो गई है, उसने अपने दरबानों को नौकरी से निकाल दिया और अब खुद रात भर टॉर्च लेकर बाग में बैठती है। तभी आराधना और कमला वहां से थैला लेकर गुजरती हैं। आराधना उन्हें बातें करते हुए देखकर उनके पास आती है और कहती है, अरे आंटी जी, क्या बातें हो रही हैं? बाजार में आमों के भाव बढ़ गए हैं क्या? भाव का तो पता नहीं बहू, पर चोरों के हौसले जरूर बढ़ गए। तुम बताओ, तुम्हारे घर में इतने आम कहाँ से आ रहे हैं? कल राहुल के कपड़ों पर आम का चोंप लगा हुआ था। अरे आंटी, वो तो राहुल बाजार से खरीद कर लाए थे। अब शहर के लोग हैं, थोड़े अनाड़ी हैं, आम धोते वक्त चेप लग गया होगा। आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? अलार्म बज रहे हैं ना आपके पेड़ों पर, बस फिर निश्चिंत रहिए। आराधना वहां से कमला का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो हरी धनिया और पुदीना रसोई में रखती है और अपने कमरे में जाकर राहुल से बात करने लगती है। वो देखती है कि राहुल उसे छेड़ने के मूड में है। वाह मेरी इंटरनेशनल मैंगो चोर, क्या लगती हो तुम जब प्लानिंग करती हो। तुम्हारी आंखों में वो जो चमक आती है ना, वो किसी हीरोइन से कम नहीं है।
चलो आज कहीं बाहर घूमने चले। राहुल, ये फालतू की रोमांटिक बातें छोड़िए और आम की बात कीजिए। जब तक मुझे अगला टारगेट ना मिले मुझे चैन नहीं आता। आपने देखा ना, उस बुढ़िया ने दरबानों को निकाल दिया है। अब तो बाग एकदम खाली है। तुम फिर वहां जाने की सोच रही हो? वो बुढ़िया अब अकेले है, अगर उसने डंडा मार दिया तो? डंडा ही तो मारेगी, गोली थोड़े ही चला देगी। और अकेले बुढ़िया को हैंडल करना कौन सी बड़ी बात है। मैं सासू माँ के पास जा रही हूँ। एक और आखिरी ग्रैंड फिनाले चोरी प्लान करनी है। ऐसा कहकर आराधना कमला के कमरे में पहुंचती है और उनके साथ बैठकर बातें करते हुए कहती है, देखो सासू माँ, ससुर जी इस बार हमें चोरी नहीं करनी बल्कि सामने से जाना है। बुढ़िया अकेली है, उसे डर लगेगा। मैं और राहुल सामने से जाएंगे और उसे बातों में फंसाएंगे कि अम्मा थोड़े से आम दे दो, पैसे ले लो। वो मना करेगी, चिल्लाएगी। उसी बीच आप और सेजल पीछे से घुसकर पके हुए आम तोड़ना और ले आना। पर बहू, अगर उसने हमें पहचान लिया तो? पिछली बार उसने हमें भागते हुए देखा था। अरे नहीं माँ जी, बुढ़िया की आंखों में इतना पावर नहीं है कि इतनी दूर से हमें पहचान ले। वो नहीं पहचानेगी, आप चिंता मत करो। आराधना की बात से सभी सहमत हो जाते हैं। अगले दिन दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा है, ये लोग बाग पहुंचते हैं। बुढ़िया टॉर्च और डंडा लेकर कुर्सी पर बैठी ऊँग रही है। आराधना उसके पास जाकर कहती है, ओ अम्मा, राम राम। जरा सुनिए तो, क्या आपके बाग के आम बिकते हैं? मेरी माँ बीमार है और उन्हें आपके बाग के आम खाने की बड़ी इच्छा है। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? भाग यहाँ से, एक भी आम नहीं दूंगी। ये सब मेरे बेटे के लिए हैं जो अमेरिका में रहता है। तुम जैसे चोरों को तो मैं चबा जाऊं। अम्मा, हम चोर नहीं हैं। देखिए ना, हम पैसे देने को तैयार हैं। आप इतनी रूखी क्यों हैं? इतने सारे आम सड़ रहे हैं, किसी गरीब का भला हो जाएगा। मुझे किसी का भला नहीं करना, सब मतलबी है यहाँ। जा, निकल जा यहाँ से। इसी बीच विश्वनाथ और कमला पीछे से आम के पेड़ के पास जाते हैं और जल्दी जल्दी पके आम तोड़कर झोले में भर लेते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तभी राहुल कहता है, आराधना काम हो गया, चलो जल्दी। राहुल के ऐसा कहते ही आराधना भी वहां से भागने लगती है। बुढ़िया सब कुछ समझ जाती है। वो भी डंडा लेकर चिल्लाती है, उनके पीछे भागती है। लेकिन अचानक बुढ़िया का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, मर गई मेरी कमर। उसके सिर पर चोट लगती है और वो करहाने लगती है। विश्वनाथ और कमला आम छोड़कर रुक जाते हैं। आराधना फौरन दौड़कर बुढ़िया के पास पहुंचती है और कहती है, अम्मा, अम्मा क्या हुआ? राहुल जल्दी आओ, इन्हें उठाना होगा। आराधना भागो यहाँ से, लोग सोचेंगे हमने इसे मारा है। पागल हो क्या राहुल? कोई मर रहा है और हम भाग जाएं? ससुर जी हाथ लगाइए। माँ जी पानी निकालिए बोतल से। आराधना बुढ़िया को पानी पिलाती है और फिर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है और वो चारों मिलकर बुढ़िया को एम्बुलेंस में बिठाते हैं और पास के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं, पट्टी करते हैं। कुछ घंटों बाद बुढ़िया को होश आता है। वो देखती है कि पूरा परिवार उसके पास बैठा है और आराधना उसके पैर दबा रही है। ये देखकर बुढ़िया कहती है, तुम तो वही हो ना जो आम चुराने आए थे। मुझे अस्पताल क्यों लाए? मुझे वहीं मरने देते तो सारे आम तुम्हारे हो जाते। अम्मा, हमें आमों की भूख थी, आपकी जान की नहीं। हम चोर जरूर हैं पर इंसानियत अभी मरी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत तंग किया। हाँ चाची, हमें तो लगा था आप बहुत खड़ूस हैं, पर आपकी आंखों में तो अकेलापन दिखता है। खड़ूस ना बनूं तो क्या करूं? मेरा अपना एक बेटा है जिसकी पढ़ाई के लिए मैंने ये बाग दिन रात एक करके सींचा। वो अमेरिका गया, वहीं लव मैरिज कर ली और अब वो मुझे फोन तक नहीं करता। ये आम उसके लिए बचा कर रखती हूँ कि शायद कभी आएगा, पर वो नहीं आता। लोग मुझसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं, इसीलिए मैं किसी को आम नहीं देती। अम्मा, आज से आप अकेली नहीं है, हम सब आपका परिवार है। आम तो बहाना था, शायद भगवान को हमें आपसे मिलाना था। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार मिलकर बुढ़िया का ख्याल रखता है। एक हफ्ते बाद बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। आराधना और उसका परिवार बुढ़िया को अपने घर लाता है। थोड़ी देर बाद आराधना किचन से बाहर आती है और बुढ़िया से कहती है, अम्मा, आज मैंने आम की 5 डिश बनाई है। आम पन्ना, मीठी खटाई, आम की पुडिंग, आम शेक और ताज़ा आम का अचार। और ये सब आपके बाग के आमों से बने हैं अम्मा। बेटा, मेरे बाग तेरे ही हैं। जितना चाहे आम तोड़, जितनी चाहे चोरियां कर। मुझे तो मेरा परिवार मिल गया, अब इन आमों का मैं क्या करूंगी? तो अब से हमें दीवार कूदने की जरूरत नहीं। जरूरत तो नहीं है सेजल, पर वो जो खिड़की वाली खन्ना आंटी है ना, उनके पेड़ पर कल एक बहुत बड़ा आम देखा मैंने। क्या कहती है माँ जी, एक आखिरी बार? पूरा घर ठाकों से गूंज उठता है। अब मोहल्ले में चोरियों का डर नहीं बल्कि प्यार और आमों की खुशबू फैली हुई है। आराधना ने साबित कर दिया है कि एक शातिर दिमाग अगर सही जगह लगे तो नफरत की दीवारें भी गिरा सकता है।